हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग देख लिए थे कि एनसीईआरटी का 3.1 का क्वेश्चंस नंबर 7 तक बना चुके थे। आज हम लोग इनसे आगे क्वेश्चंस को करेंगे। उसमें मैट्रिसेज पढ़ा रहे थे और मैट्रिसेज में हम लोग इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पढ़ चुके थे कि दो मैट्रिक्स को इक्वल कैसे किया जाता है। तो आगे हम लोग आज देखेंगे कि मैट्रिक्स में 7 तक क्वेश्चंस करवा चुके थे, उनसे आगे 8 नंबर क्वेश्चन से अब देखें। सबसे पहले तो आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे यहां पर रखा हुआ कि एक कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए हम बताए थे आप लोगों के पास, यानी कि अगर ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7, तो इसमें रो कितना है? 2 रो है और कॉलम कितना है? रो 2 है और कॉलम कितना है? 3 है। और इसको हम लोग ऑर्डर बोले थे। क्या बोले थे? ऑर्डर बोले थे। तो ध्यान से सुनिएगा कि 2 रो और 3 कॉलम है। क्या ये स्क्वायर हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। स्क्वायर कब होता है? जब हमारे पास रो और कॉलम क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। जैसे ये मैट्रिक्स मेरे पास एक बी बराबर है अल्फा बीटा गामा थीटा, इसमें रो और कॉलम क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। यानी कि जितना मेरे पास रो होगा उतना ही कॉलम होगा। तो यानी कि रो बराबर अगर कॉलम हो जाए, रो और कॉलम इक्वल हो जाए, उसको हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें रो और कॉलम क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो हमारे पास बोला गया है कि अगर ए बराबर एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन, यानी कि उसमें एम रो और एन कॉलम है, तो वो स्क्वायर कब होगा? अगर 2 रो 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है, तो ये स्क्वायर बन सकता है जब इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे एम रो एन कॉलम है, तो एम और एन का वैल्यू क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। एम और एन का वैल्यू बराबर होना चाहिए। यानी कि जैसे ही कोई मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन, ए आई जे एम क्रॉस एन होगा, और ये स्क्वायर कब होता है? स्क्वायर तब होता है जब रो और कॉलम बराबर होना चाहिए। तो यानी कि एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, यानी कि इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। एक और क्वेश्चंस है, ये अच्छा क्वेश्चंस है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेंगे। कह रहा है which of the given value of x and y makes the following pair of matrices equal। और ये मैट्रिक्स मेरे पास 2 मैट्रिक्स को बोल रहा है, पहले इक्वल आप कर लीजिए, और उसका जो पेयर आएगा, जैसे x और y का वैल्यू पेयर में आएगा, वो भी इक्वल होना चाहिए। ऐसा क्या हो सकता है? सबसे पहले ये देख लेंगे कि 3x + 7 है मेरे पास, यहाँ पे 5 है, और इस मैट्रिक्स में y + 1 है और 2 - 3x है। इक्वल करना है मेरे को, तो ये 0, y - 2, 8 और 4 हो गया। तो यहां से बताइए 3x + 7, हम बताए थे कि दो मैट्रिक्स को इक्वल कब करते हैं? जब उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाता है। तो करस्पॉन्डिंग इसका क्या हो जाएगा? इसका करस्पॉन्डिंग 0 हो जाएगा। तो 3x + 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। 3x इक्वल टू हो जाएगा -7, x इक्वल टू हो जाएगा -7 अपॉन कितना? 3 हो जाएगा, -7 अपॉन 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां से अगर देखें तो 5 बराबर 5 किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा? यानी कि 5 किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा? y - 2 के बराबर। यहां से y आसान तरीका से आ रहा है सर 7 आ रहा है, y का वैल्यू 7 आ रहा है। फिर से हम देखें, यहां से भी अगर देखें इसका करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट हो रहा है, तो y प्लस अगेन y + 1 = 8 है। यहां से भी y का वैल्यू 7 आ रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे y का वैल्यू पेयर में है, यानी कि दोनों इक्वल है, लेकिन x का वैल्यू एक बचा हुआ है। यहां से 2 - 3x इक्वल टू है 4, तो यहां से -3x इक्वल टू हो रहा है 2 और x इक्वल टू हो रहा है -2/3। क्या बता दीजिए x का दोनों वैल्यू इक्वल आया आपके पास? नहीं आया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि जब भी इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स करेंगे तो यानी कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। मतलब यहां से अगर इसका वैल्यू अगर मेरे पास -7/3 आया, यहां भी x का वैल्यू -7/3 ही आना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। लेकिन ये अलग अलग आ गया, इसीलिए ये कह सकते हैं कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ये ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब देख लीजिए, ये क्वेश्चंस कई बच्चे गलती करते हैं। इसको हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन के माध्यम से भी बना सकते हैं, ये आसान रहेगा, लेकिन हम लोग आप लोगों को इजी तरीका से बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। आराम से सुन लीजिए। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज
ऑफ ऑर्डर 3x3। पहले 3x3 का एक मैट्रिक्स पहले बना लेते हैं। जैसे 3x3 का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो 3x3 का एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 हो जाएगा और A33 हो जाएगा। क्या बता दीजिए, क्या ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है? इसका ऑर्डर 3x3 का ही है। ये मैट्रिक्स मेरे पास 3x3 का ऑर्डर है, तो कह रहा है क्या कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, कितना पॉसिबल मैट्रिक्स बनेगा 3x3 का, विथ, यहां से ध्यान से देखें, विथ इच इंटरी या एलिमेंट बराबर होता है। जैसे इसमें कितना एलिमेंट है? टोटल 9 एलिमेंट है। इच मतलब प्रत्येक पे या तो 0 रह सके या 1 रह सके। मेरे पास दो ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है? दो ऑप्शन। तो प्रत्येक एलिमेंट पे या तो 0 रहे या 1 रहे। इस पे भी यही होगा सर, 0 रहे या 1 रहे। इस पे भी या तो 0 रहे या 1 रहे, 0 या 1 रहे। प्रत्येक एलिमेंट पे या तो 0 रहे या 1 रहे, 0 रहे या 1 रहे। प्रत्येक एलिमेंट पे 0 रहे 1 रहे, प्रत्येक एलिमेंट पे 0 रहे या 1 रहे, प्रत्येक एलिमेंट पे 0 रहे 1 रहे। तो एक बात आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अगर प्रत्येक एलिमेंट पे दो दो चॉइस है, कितना चॉइस है? 2, यानी कि पहला वाला एलिमेंट के लिए 2 चॉइस है, सेकंड वाले के लिए भी 2 चॉइस होता है, थर्ड वाले के लिए भी 2 चॉइस है। ऐसा कितना टाइम्स है? 9 टाइम्स हो जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 2 को अगर 9 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का पावर 9, तो 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, यानी कि 9 टाइम्स में जाकर के ये 512 हो रहा है। 9 टाइम्स में जाकर के क्या हो रहा है? 512 हो रहा है। और ये मेरा ऑप्शन है। एक बार और ध्यान से हम देखते हैं इस क्वेश्चंस को, एक बार और लेते हैं। एक क्वेश्चंस और इस पे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चंस है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज 2x3, यानी कि 2x3 ऑर्डर का। इसके बाद इस बार मेरे पास है 2 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स। तो 2 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स निकाल लीजिए, जिसमें रो हो 2, कॉलम 3। तो A11 हो रहा है, A12 हो रहा है, A13, A21, 22, 23। क्या इसमें रो 2 है? कॉलम 3 है। और 2 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स है, और इसमें प्रत्येक एलिमेंट पे या तो 0 है या 1 है या 2 है। 3 ऑप्शन है। ऑप्शन कितना? 3, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट पे हम लोग, हमारे पास या तो 0 रह सकता है या 1 रह सकता है या 2 रह सकता है। इस पे भी वही रहेगा। तो बताइए इस पे कितना ऑप्शन है? 3। इस पे भी 3, इस पे भी 3, इस पे भी 3। कितना टाइम्स है? 6 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 5 6। अब यानी कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 3 का पावर 6। जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करिए, 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, और इसका जो आंसर होगा वही होने वाला है। यानी कि पिछला जो क्वेश्चंस किए उसी पे एक हम एग्जांपल लेकर के बताए आप लोगों को, कि आप लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा नहीं हो। और एक बात ध्यान सुनिए, अभी तक मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले एक मैट्रिक्स होता क्या है? एक अरेंजमेंट होता है। थोड़ा सा रिकैप कर दे रहे हैं। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है जिसको केवल सजा करके लिखते हैं। उसके बाद उसका ऑर्डर पढ़े, जितना रो जितना कॉलम उसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे 2 रो 3 कॉलम, रो 2 है कॉलम 3। इसी प्रकार 3x4 यानी कि 3 रो 4 कॉलम। तो जितना रो होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर कॉलम से, तो ये ऑर्डर बतलाता है। उसके बाद हम इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स पर है। 2 मैट्रिक्स को इक्वल कैसे करते हैं? इक्वल होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो इस पे क्वेश्चंस किए। एनसीईआरटी का 3.1 का 10 क्वेश्चंस था, आपके पास 10 किया गया है। सारा का सारा क्वेश्चंस करा गया है। आगे हम लोग देखेंगे इस एपिसोड में अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।
अच्छा से हर टाइप्स को आप लोग पढ़िए, बहुत ही इजी है, बहुत इजी टाइप्स है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कई प्रकार का टाइप्स होता है, सारा बताएंगे, एनसीईआरटी में हालांकि कम है, एक दो एक्स्ट्रा भी बताएंगे जो काम होने वाला है हमको। पहला सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा कि पहला रो मैट्रिक्स किसको बोला जाता है? रो मैट्रिक्स किसको बोला जाता है? वाइसा मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहेंगे। वाइसा मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहेंगे जिसके पास केवल एक ही रो हो। वाइसा मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहेंगे जिसके पास केवल एक ही रो हो। जैसे हम एग्जांपल में बात कर सके, ए बराबर 2 3 4, इसमें रो कितना है? एक। कॉलम कितना है? सॉरी 3। रो एक है, कॉलम कितना? रो एक है, कॉलम 3 है, यानी कि इसमें रो मैट्रिक्स इसको बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लें, बी बराबर है मेरे पास 2 3 4 5 6, इसमें रो कितना है? एक ही रो है, कॉलम कितना है? 1 2 3 4 5, यानी कि जिसमें रो का संख्या एक ही रहेगा, यानी कि नंबर ऑफ रो जो होगा वो केवल एक होगा। उसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। आसानी से याद हो जाएगा, जिसके पास केवल एक ही रो होगा उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरा देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को बोलते हैं, वाइसा मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं जिसके पास एक ही कॉलम हो। आराम से सुनिएगा, ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। वाइसा मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं जिसके पास केवल एक ही कॉलम हो। जैसे हम एग्जांपल में देख सकें, ए बराबर 2 3 4, इस रो यहां पे 3 है लेकिन कॉलम एक है। एक और एग्जांपल देखें, बी बराबर अल्फा बीटा गामा और एक पी कर देते हैं। रो इसमें मेरे पास इस बार कितना है? 4 है, लेकिन कॉलम कितना है? 1 है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम का बात करें, नंबर ऑफ कॉलम का बात करें तो वो केवल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जिसके पास रो 1 है उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसके पास कॉलम 1 है उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। जिसके पास एक ही रो हो रो मैट्रिक्स होगा, एक ही कॉलम है जिस मैट्रिक्स के पास, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अब पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। आराम से सुनिए, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को कहते हैं? और वर्टिकल, जैसे हम अभी खड़े हैं वर्टिकल है, लेट जाएंगे वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पहले एक एग्जांपल ही कर लेते हैं। जैसे अब देखिए ऐसा क्या दिख रहा है? क्या ये वर्टिकल दिख रहा? नहीं, हॉरिजॉन्टल टाइप में थोड़ा ज्यादा बड़ा है, वर्टिकल कम है, लेकिन यही बात यहां पे होगा। अब इसको वर्टिकल बोल सकते हैं, खड़ा ज्यादा है मतलब एक्स एक्सिस पे कम है। अब ध्यान से सुनिए, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? वाइसा मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं जिसके पास रो का संख्या कम हो और कॉलम का संख्या ज्यादा हो। नंबर ऑफ रो लेस देन का मतलब होता है कम, लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। जैसे एग्जांपल में हम बात करें, ए बराबर 2 3 4 5 6 7 अल्फा बीटा गामा पी क्यू आर, इसमें रो का संख्या कितना है?
2 है, लेकिन कॉलम का संख्या बताएं 1 2 3 4 5 6 है। एक और एग्जांपल, क्या इसको हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन क्या हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। रो संख्या 2 है, कॉलम का संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि नंबर ऑफ रो लेस देन, यानी कि कम है नंबर ऑफ कॉलम से। अब आप ही बताइए हमको, क्या रो का संख्या कम है कि नहीं है? रो संख्या 2 है, ये हॉरिजॉन्टल टाइप में ही लग रहा है, लेकिन सेम इसका उल्टा है, वर्टिकल। वर्टिकल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? वाइसा मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम था इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि इसमें रो का संख्या क्या हो रहा है मेरे पास? ज्यादा हो जाएगा। देखते रहिए एग्जांपल में हम बात करें यहां से कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, तो 2 3 4 5 6 7 पी क्यू। इसमें रो का संख्या कितना है? 4 है, कॉलम का संख्या 2 है। एक और एग्जांपल, बी बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। इसमें रो का संख्या कितना है? 2, कॉलम का संख्या रो का संख्या इसमें कितना है? 5, कॉलम का संख्या कितना है? 2। यानी कि बात स्पष्ट है कि नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स जिसमें रो का संख्या कम हो उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें ज्यादा हो जाए वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये 4 मैट्रिक्स पर है, पहले रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। पांचवा जीरो या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये नाम से ही स्पष्ट है, जीरो मैट्रिक्स। वाइसा मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, वाइसा मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं जिसका ऑल एलिमेंट जीरो, ऑल द एलिमेंट क्या हो जाए? सभी एलिमेंट जीरो हो जाए। इसको कभी कभी हम कैसे दिखाएंगे, तो कभी कभी जीरो से भी डिनोट करके दिखाया जाता है। जैसे एग्जांपल में बात करें, ए से भी दिखा सकते हैं, कभी कभी जीरो से भी दिखाया जाता है। जैसे 0 0 0 0 0 0, ऑल एलिमेंट जीरो है, उसी को नल मैट्रिक्स बोलते हैं या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो रो का संख्या इसमें कितना है? 2, लेकिन कॉलम का संख्या 3, यानी कि 2 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स ये भी है, लेकिन ये सारा एलिमेंट इसका जीरो हो रहा है। क्या सर इसको भी नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। इसमें एक रो एक कॉलम है, वो एलिमेंट जीरो है। यहां पे एक और देखें, 2 3 4 5, क्या हम इसको बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। जीरो मैट्रिक्स जिसमें जीरो रहेगा उसी को बोलेंगे हम लोग जीरो मैट्रिक्स। तो यहां से देखें कि जीरो बराबर हो जाएगा 0 0 0 0, यानी कि 2 रो 2 कॉलम है मेरे पास, उसी को हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। 6 में देख लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोला जाता है। स्क्वायर का मतलब था वर्ग, जिसमें लंबाई और चौड़ाई, जैसे कोई कमरा है, हम लोग पढ़ते हुए नाम भी सुने हैं कि 10 बाय 10 का होता है, 12 बाय 12 का होता है। तो 12 बाय 12 यानी कि उसका लंबाई चौड़ाई सेम हो रहा था, जिसमें सेम होगा उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर या वर्ग। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम।
जिसमें रो और कॉलम का संख्या बराबर होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं कि ए बराबर मेरे पास है 2 3 4 5, क्या ये स्क्वायर है? बिल्कुल है। रो और कॉलम का संख्या देखिए इक्वल है, स्क्वायर। बी बराबर मेरे पास है अल्फा या अल्फा स्क्वायर, क्या इसमें भी देख लीजिए 1 रो 1 ही कॉलम है, स्क्वायर है, बिल्कुल स्क्वायर है। ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। क्या ये सी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये भी स्क्वायर है? बिल्कुल स्क्वायर है। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम होना जरूरी है, यानी कि रो जितना होगा उतना ही अगर कॉलम भी हो जाता है उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अच्छा से सुनिएगा मेरा बात को, स्क्वायर बोले जिसमें रो और कॉलम बराबर होगा। तो एक बात आप लोगों से पूछना चाहेंगे, जिस मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा उसी का डायगोनल होगा, जिसको हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। जैसे यहां पे देख लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका विकर्ण ये हो गया। कौन कौन एलिमेंट है इसमें? 2 6 और 10। मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसी मैट्रिक्स का डायगोनल भी बनेगा। समझ में आया बात? यानी कि डायगोनल कोई सा भी मैट्रिक्स का नहीं बनेगा। जैसे इसमें आप डायगोनल बताइए, नहीं बनेगा डायगोनल। लेकिन अब यही स्क्वायर है तो बताइए डायगोनल। तो अच्छा से सुनेंगे हम लोग। सबसे पहले एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, इसमें A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, 22 है, 23 है, A31 32 33। ये मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट का बात करते ये हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या ये फंक्शन हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा। चलिए देखिए, इसको हटाइए, रहने दीजिए। तो ये एक मैट्रिक्स है, इस वाले को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। मुख्य डायगोनल इसको बोलते हैं, और पूरे मैट्रिक्स में इसी का काम भी है। और जो इधर वाला होता है इसको भी तो बोल सकते हैं, आप लोग के मन में ये आया होगा, इधर वाले को बोलते हैं ऑफ डायगोनल, OFF, ऑफ डायगोनल। कोई काम इसका नहीं होता है जनरली। तो सबसे पहले स्क्वायर जो भी मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसी का डायगोनल बनेगा। इसमें डायगोनल एलिमेंट का जब बात करें, डायगोनल एलिमेंट का बात करें तो A11 होगा, A22 होगा, A33 होगा। अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। स्क्वायर होने के लिए क्या होना पड़ेगा? रो और कॉलम को सेम होना पड़ेगा, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी मैट्रिक्स का डायगोनल बनेगा। तो सबसे पहले 6 तक पढ़े थे, 7th में हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलेंगे, तो पहले ही आप समझ लीजिए कि डायगोनल बनेगा किसका? स्क्वायर का बनेगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be diagonal matrix if IFF का मतलब, if का मतलब होता है यदि और केवल यदि, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज
सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल भी बोल सकते हैं। इफ ऑल द नॉन डायगोनल ध्यान से सुनिएगा, कहा गया कि वो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर वाला मैट्रिक्स जो होगा वही डायगोनल मैट्रिक्स होगा। लेकिन यदि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, यानी कि डायगोनल को छोड़ के जो भी एलिमेंट बचता है उसको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। जैसे एग्जांपल में बात करें, ए बराबर एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 है, 0 है, 0 है, 0 3 0 0 0 7। अब इसमें आप देख लीजिए, ये 3 क्रॉस 3 का ये स्क्वायर तो है ही, लेकिन इसमें डायगोनल एलिमेंट यही ना हो रहा है, 2 3 और 7। इसके अलावा जो भी एलिमेंट है डायगोनल के अलावा वो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, और जितना नॉन डायगोनल एलिमेंट होता है वो जीरो रहता है। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट का बात करें, डायगोनल का बात करें तो मेरे पास 2 3 और 7। एक और एग्जांपल देखते हैं, बी बराबर अल्फा 0 0 बीटा। बता दीजिए इसमें डायगोनल स्क्वायर का ही डायगोनल होता है, तो मेरे पास डायगोनल एलिमेंट कौन कौन बन गया, इसमें डायगोनल एलिमेंट बन गया क्या क्या, अल्फा बीटा। समझ में आ गया होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स में स्क्वायर का ही बनता है लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। तो नॉन डायगोनल किसको बोलते हैं, डायगोनल के अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। अब ध्यान से सुनिए, अब बात समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर होने के लिए डायगोनल होना जरूरी है। तो ये 8 नंबर में देखते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर में और डायगोनल में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों सेम दिखेगा, लेकिन फर्क क्या होगा, अच्छा से सुनिए। डायगोनल इसको बोलेंगे जिसमें डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सके। जैसे अभी हम इसको डायगोनल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, 2 0 0 √3, तो इसको डायगोनल एलिमेंट 2 और 3 हो गया, यानी कि नंबर इसमें चेंज है, इसमें 2 है, इसमें √3, यानी कि कुछ अलग अलग हो चुका है। 2 अलग है, √3 अलग है। डायगोनल एलिमेंट अलग अलग हो सकता है उसमें, लेकिन स्केलर में सेम होगा। स्केलर में क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। अच्छा बताइए हमको, स्केलर मैट्रिक्स में ए डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be a scalar matrix if all the diagonal element are same। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, डायगोनल जब जैसे ही होगा ये स्क्वायर का ही तो बनेगा। एग्जाम्पल में मेरे पास ए बराबर कोई ले लेते हैं, √2 0 0 √2। क्या इसको डायगोनल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन साथ साथ ही इसको स्केलर भी बोलेंगे। और स्केलर का खास पहचान यह है कि सेम सेम एलिमेंट होगा। एक और देखते हैं, बी बराबर एग्जांपल देख लीजिए, अगर 3 है 0 0 0 3 0 0 0 3, तो इसमें सारा का सारा एलिमेंट सेम है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्केलर। यही अलग अलग है इसको डायगोनल। क्या सर दोनों नाम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन एक पहचान आप जान लीजिए। इसको पहचानना कैसे होगा कि अगर सेम है तो स्केलर बोल देना है, अगर डिफरेंट डिफरेंट हो गया तो डायगोनल बोल देना है, भले ही कुछ भी हो। अगर सब सर 0 0 तो ये भी तो सेम होगा, तो 0 0 होगा तो बाकी भी 0, ये भी 0, तो ऑल एलिमेंट 0, उसको नल या जीरो ही मैट्रिक्स तो बोलते हैं। अब इसमें एक खास चीज दिख रहा होगा आप लोगों को कि एलिमेंट ये है लेकिन नीचे भी 0 है, ऊपर भी 0 है। तो अच्छा से सुनिए, 9th में बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो प्रकार का होता है। एक होता है अपर ट्रायंगुलर, सेकंड होता है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर का क्या पहचान है, ध्यान सुनिएगा। अपर ट्रायंगुलर का क्या पहचान है, कैसे हम समझ जाएंगे कि ये अपर ट्रायंगुलर है? जैसे 2 है, 5 है, 7 है, 0 है, 6 है, 0 है, 0 नहीं, 8 कर देते हैं, 0 0 9। इसमें यह हो गया। इधर भी लोअर ट्रायंगुलर में देखिए 4 है, 0 है, 0 है, 6 7 0 8 9 4। अब आप देख लीजिए डायगोनल के ऊपर, डायगोनल के ऊपर क्या ट्रायंगल शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर डायगोनल के ऊपर अगर ट्रायंगल टाइप का बन रहा है उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। और इसमें देख लीजिए डायगोनल के नीचे बन रहा है तो इसको बोल देंगे लोअर ट्रायंगुलर। हालांकि इसका कोई काम नहीं है, बस जानना है हमको नाम। तो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर में समझ में आ गया होगा कैसा होता है। डायगोनल के अगर ऊपर अगर ट्रायंगल बनता है अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं, नीचा लोअर ट्रायंगुलर बने। 10 का बहुत इंपॉर्टेंट एक है यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पूरे मैट्रिक्स हो, डिटरमिनेंट हो, लगभग लगभग हर जगह ये आएगा ही आएगा। इसका काम है आई क्या होता है। तो यूनिट यूनिट का मतलब होता है इकाई, इकाई का मतलब होता है एक, या इसी का दूसरा नाम एक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। A diagonal matrix is said to be unit matrix या identity matrix if all the diagonal element are 1। इसको दिखाते किससे हैं? इट इज डिनोटेड बाय आई से। किससे दिखाते हैं? आई से। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका, आई इक्वल टू, तो आई का मतलब यूनिट या आइडेंटिटी होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट हो जाए क्या? 1। तो ये 2 रो 2 कॉलम का है। एक आई और देख लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या इसका डायगोनल कितना है? 1 ही है। तो ये भी 3 क्रॉस 3 का है। तो इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। कभी कभी इसका 2 है तो ये I2 भी बोला जाएगा। जैसे 2 रो 2 कॉलम का है तो I2, 3 रो 3 कॉलम का है तो I3। तो इतना मेरा टाइप्स था। एक इसमें और है ट्रेस। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स या ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब ये ट्रेस क्या होता है? बहुत इजी है। तो द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रेस। अब इसको दिखाते भी हैं कभी कभी। टी आर का मतलब ट्रेस ए। जैसे एग्जांपल हम देखें, एग्जांपल में देखें ए बराबर मेरे पास हो गया 2 3 4
5 4 0 3 माइनस 6 और 8 फाइंड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम क्या बताएं कि द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट। सबसे पहले ये बात बता दीजिए हमको, इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है? 2 4 8। तो यानी कि इसका ट्रेस निकालेंगे, ट्रेस ए, तो सम ऑफ, सम मतलब जोड़, ट्रेस क्या है? 2 4 8, ये हो जाएगा 14। सिंपल सा है, एकदम बिल्कुल सिंपल सा। तो यानी कि ट्रेस निकालना है तो जितना डायगोनल एलिमेंट है उसको आप ऐड कर दीजिए, ट्रेस निकल जाएगा। चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो, तो कोई भी मैट्रिक्स कहने का मतलब डायगोनल बनेगा वो स्क्वायर होगा। तो ये रहा सारा टाइप्स। अब इस पे आगे ध्यान से सुनेंगे, इसके बाद यहां तक आप लोग अच्छे ढंग से इसको रिकवर कर लीजिए, रिवीजन करते रहिए बार बार। अब जो आगे होने वाला है ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई कैसे करते, डिवाइड मैट्रिक्स में नहीं होता है। तो जहां पे 3.2 के लिए थ्योरी भी और ये साथ साथ भी क्वेश्चंस भी करवाया जाएगा, और एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चंस करवाया जाएगा, एक एक करके क्वेश्चंस करवाया जाएगा। तो 3.1 का हम कवर कर चुके हैं। जिनको दिक्कत होगा पिछला वीडियो में भी जाकर देख लीजिए आप लोग, 1 से 7 तक हुआ है, इसमें 7 to 10 हुआ है, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हुआ है इसमें। आगे जाकर के हम लोग देखेंगे, जैसे ही लेक्चर नंबर 3 में जाएंगे तो उसमें आएगा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, उसमें एड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो सब सीखेंगे। तो आज के लिए क्लास हम लोगों का इतना ही है। किसी भी बच्चे को इसमें अगर दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि क्या कोई क्वेश्चंस नहीं बना है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, उस पर फिर से हम उसको बताया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। यहां तक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।